नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे। फैसला आपका सभी का स्वागत है। भारत और चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर नई सहमति बन गई। विदेश मंत्रालय ने आज बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। यह समझौता ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भाग लेंगे। ये समझौता देपसांग और डेमचोक इलाके में पेट्रोलिंग से संबंधित है। जानकारी के मुताबिक संघर्ष के इन दिनों बिंदुओं यानी कि देपचोंग और डेमचोक पर पेट्रोलिंग शुरू हो चुकी है और जल्द ही दोनों देश अपने सैनिकों को पीछे हटाना शुरू कर देंगे। बता दें कि चीन और भारत के बीच कई हफ्तों से हो रही सैन्य वार्ता है और अब आखिरकार दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर विवाद का मामला फिलहाल सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि डील कैसे हुई। ब्रिक्स समिट कल से शुरू हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी रूस जाने वाले हैं। ब्रिक्स के देशों में भारत, चीन, रूस की टिकड़ी अहम मानी जा रही है। इसे लेकर रूस के विदेश मंत्री का बयान भी आ चुका है। दुनिया के सबसे बड़े तीसरे आर्थिक संगठन ब्रिक्स की ताकत किसी से छुपी नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुताबिक चीन के साथ धैर्य की रणनीति से ये कामयाबी मिल पाई है। अब जब ब्रिक्स का समिट हो रहा है तो ये खबर ब्रिक्स देशों के बीच मित्रता और मिठास को लेकर काफी अच्छी मानी जा रही है। हमेशा बॉर्डर पर विवाद को आगे बढ़ाने वाले चीन के साथ यह सहमति भारत की कामयाबी की नई कहानी भी बताती है और इससे भविष्य की भी कई अच्छे समझौतों की उम्मीद मानी जा रही है। इस बीच विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने क्या कहा, सुनिए। The agreement that has been reached, let me restate what I said earlier. I think what I have said speaks for itself and is fairly clear. There has been, you're aware of the events that took place in 2020 in several areas along the line of actual control. We've been in discussions with Chinese interlocutors, both at a diplomatic level, through the WMCC, as was mentioned earlier as well, and through the at the military level as well, through meetings of the military commanders at various levels. These discussions had in the past resulted in the resolution of standoffs at various locations. You're also aware that there were a few areas and few locations where the standoff had not been resolved. Now, as a result of the discussions that have taken place over the last several weeks, an agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, and this is leading to disengagement and eventually a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. उधर प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए कल रूस से रवाना हो रहे हैं। इसे लेकर विदेश सचिव ने भी जानकारी दी। The Prime Minister will be departing for Kazan tomorrow to attend the 16th BRICS summit at the invitation of President Vladimir Putin. The theme of this edition of the summit is strengthening multilateralism for just global development and security. As you know, India is a founding member of BRICS and has participated in all of its activities, its initiatives and engagement since its inception. India brings great value to BRICS, and its contributions have played a vital role in shaping BRICS efforts in areas such as economic growth, sustainable development, and global governance reform. We place a great deal of importance on our involvement and our activities within the BRICS forum, as we view it as a key expression of global multipolarity. इस पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये संकेत किस तरीके से है, क्योंकि ब्रिक्स की बैठक हो रही है और संकेत रूस की तरफ से भी, रूस के प्रमुख की तरफ से भी आ चुका कि एशिया
एशिया सबसे शक्तिशाली हो रहा है और 3 देश यानी कि रूस, चाइना और भारत, इनकी जो तिकड़ी है वो वाकई एक बेहतर संकेत देने जा रही है। इस बीच अगर भारत चीन के बॉर्डर पर लेकर एक संकेत एलओसी को लेकर आया है तो ये संकेत किस तरीके से हैं, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं शरदेंदु से चर्चा करूंगा। शरदेंदु जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, अगर देखा जाए तो 1975 से लेकर 2020 तक भारत और चीन के अगर सीमा पर देखा जाए तो ऐसी कोई बहुत खराब स्थिति नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 4 दशक बाद एलएसी पर गोलियां चली, भारत के 20 जवान शहीद हो गए और हालत इतने बिगड़ गए कि बात बन नहीं पाई। लेकिन एक संकेत जो अब दिखाई दे रहा है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो कहा है कि अब चीजें कुछ बेहतर दिख रही हैं, यानी कि दोनों देश अब अपना डिसएंगेजमेंट करने को तैयार हो गए, एलएसी पे पेट्रोलिंग करने के लिए तैयार हो गए। ये संकेत क्या कहता है? देखिए, जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं और जिस तरीके से एमईए का जो स्टेटमेंट आया है वो एक वेलकम स्टेप है, शुरुआत है। देखिए, बड़े हमारे स्ट्रेन रिलेशन हो गए थे जब से हमारा डोकलाम का इशू हुआ था, गलवान वैली का इशू हुआ था और तमाम तरीके के इशू थे जिसमें कि इंडियन आर्मी जो एलओसी एलएसी जो मेंटेन कर रही थी उसमें उसको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ रहे थे और एक तरीके से एक स्टैंड ऑफ चल रहा था दोनों के बीच में। आज की डेट में देखिए इस तरीके का स्टेटमेंट आना और साथ में पेट्रोलिंग शुरू हो जाना एक वेलकम स्टेप है। इसको अब टैक्टिकल लेवल पे आपको लागू करना पड़ेगा। कौन कौन से पेट्रोलिंग एरिया जहां पे इस तरीके के डिस्प्यूट थे, जहां पे हमारी पेट्रोलिंग जो मई 2020 के समय हम कर रहे थे और नहीं कर पा रहे थे, उनकी क्या एक्सटेंट होगी, क्या ये ज्वाइंट पेट्रोल होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन का पेट्रोल होगा, तमाम तरीके के टेक्निकल इश्यूज हैं जो दोनों तरफ के मिलिट्री कमांडर बैठ के शुरुआत करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि पेट्रोलिंग शुरू हो रखी है, ये बेसिकली 2 एरिया थे जहां पे मेजर डिस्प्यूट चल रहा था। ज्यादातर एरिया का जो डिस्प्यूट था वो रिजॉल्व कर लिया गया था। ये था डेप्सोंग प्लेन का और डेमचौक इलाके का। अगर इन दोनों इलाके में एक तरीके से ज्वाइंट पेट्रोलिंग शुरू हो गई या पेट्रोलिंग का एक लिमिट जो जिसको हम लिमिट ऑफ पेट्रोलिंग बोलते थे, अगर उस लेवल पे हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो एक वेलकम स्टेप और इसको कंटिन्यूअसली आगे बढ़ाना है। तमाम ऐसे इलाके जहां इस तरीके का डिस्प्यूट था, डिफरेंट परसेप्शन थे और मई 2020 की सिचुएशन अगर हिंदुस्तान की आर्मी थ्रू डिप्लोमेसी और थ्रू मिलिट्री कमांडर के टॉक के अगर एस्टेब्लिश कर लेती है तो ये बहुत वेलकम स्टेप होगा। शुरुआत हुई है, अच्छी बात है। काफी दिनों से हमारे स्ट्रेन्ड रिलेशन चल रहे थे इसी वजह से और काफी देखिए चाइना का भी वहां बिल्डअप हो रखा था और जिस तरीके से गलवान में हमारे जो उनसे स्कमिशेस हुए, हमारे 20 जवान और हमने उनके 40 पीएलए के सैनिकों को मारा था, तो इस तरीके के सिचुएशन बॉर्डर में टेंशन पैदा करती हैं। एक तरीके का बिल्डअप वहां बनता हुआ दिख रहा था। तो एक वेलकम स्टेप है। डिप्लोमेसी ने अपना काम किया है। अब मिलिट्री लेवल पे सारे टैक्टिकल कमांडर, कोर कमांडर डाउन बिलो, उनकी कई सारी टॉक होती हैं, उसको इंप्लीमेंट करता है, मोडालिटी करना और इसको कंटिन्यूअसली आपको सर्विलेंस करना है, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है। कोई भी चीज अगर एलएसी पे आप उसको छोड़ देंगे तो दूसरा पक्ष उसको इन्ग्रेस कर लेगा। लिहाजा जो भी एग्रीमेंट बनता है, जो भी पेट्रोलिंग पॉइंट आपके मुकर्रर हुए हैं, जिसका जो लिमिट ऑफ पेट्रोलिंग आपने डिसाइड किया है, उसकी क्या मोडालिटी होगी, स्ट्रेंथ, हथियार और ज्वाइंट पेट्रोल होगा, इन सारी चीजों का वर्कआउट करें और एक अच्छा स्टेप है। मैं मानता हूं कि इससे दोनों के बीच देशों के बीच रिश्ते अच्छे होंगे। ब्रिक का एक ऐसा ओकेजन था जिसमें चाइना और हिंदुस्तान के हेड ऑफ स्टेट आपस में बात कर सकते हैं। एक शुरुआत हुई है। अगर दोनों हेड ऑफ स्टेट अगर चाहेंगे और टैक्टिकल लेवल के कमांडर इसमें हिंड्रेंसेस नहीं किसी भी तरीके की आती और एग्रीमेंट बढ़ता चला जाता है तो एक वेलकम स्टेप होगा। चौकन्ना रहने की बात है, चौकन्ना रहने की बात है। ये जो आपने महत्वपूर्ण बात कही कि चौकन्ना रहने की आज बात है और इस पर नजर भी रखनी होगी। यूके देवनाथ हमारे साथ मौजूद हैं। यूके देवनाथ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि चूंकि ब्रिक की बैठक हो रही है, बैठक में दोनों राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं, चाइना के भी और भारत के भी, दोनों लोग मुलाकात कर रहे हैं। उसके पहले अक्सर
जब कोई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बैठक होती है तो एक कूटनीतिक होती है और कूटनीति के जरिए आपको संकेत देना पड़ता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिसमें पेट्रोलिंग शुरू हो चुकी थी, केवल एक दो जगह को छोड़कर, जिसका जिक्र अभी शरदेंदु जी कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से चाइना ड्रैगन भारत को घेर रहा है चारों तरफ से, चाहे वो श्रीलंका के ज़रिए, चाहे वो बांग्लादेश के ज़रिए, चाहे वो पाकिस्तान के ज़रिए, चाहे वो नेपाल के ज़रिए। नेपाल में भी आप देखिए कि किस तरह की साजिशें भारत के खिलाफ होने लगी है। लेकिन उसमें ये संकेत देना, क्या ये केवल आई वॉश है या फिर जिस तरीके से ब्रिगेडियर शरदेंदु जी बता रहे हैं कि चौकन्ना रहने की ज़रूरत है ड्रैगन को लेकर, क्या है ये? मनोज जी, ये आज जो सहमति हुई है, एग्रीमेंट हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की तरफ। जहां तक ब्रिक्स सम्मेलन की बात है, मैं बता दूं कि हमारा विदेश मंत्रालय, मोदी जी राष्ट्रपति पुतिन के साथ संपर्क में थे और राष्ट्रपति पुतिन जो है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी संपर्क में थे और एक माहौल बनाने के लिए थोड़ा कोशिश की मॉस्को ने, क्रेमलिन ने और राष्ट्रपति पुतिन ने कि ब्रिक्स सम्मेलन के पहले मोदी जी और शी जिनपिंग जब वहां कल और परसों मिले तो जरा माहौल जरा सौहार्दपूर्ण हो। जहां तक चीन की बात है, मेरे ख्याल से चीन बहुत कोशिश करेगा अगले 2 दिन तक कि ब्रिक्स को वो अपने ढलान पर ले जाए। देखिए, चीन को लग रहा है, शी जिनपिंग को लग रहा है कि अब ब्रिक्स जो है रूस एक कमजोर स्थिति में आ गया है। रूस के पास यूक्रेन का युद्ध लड़ते लड़ते सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं, तो शायद भविष्य में जब एक यूनिपोलर वर्ल्ड बनेगा तो उसमें चीन का ही दबदबा होगा, रूस नंबर 2-3 पोजीशन में चला जाएगा। ऐसे में चीन चाहेगा कि भारत जो है एक छुट भैया का रोल अदा करे। इसीलिए जैसा आपने कहा, चीन जो है भारत के आसपास जितने छोटे छोटे हमारे मित्र देश हैं, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, बर्मा, सबके साथ मिलकर भारत को थोड़ा सा दबाने की कोशिश करता है। चीन ने तो पाकिस्तान के साथ बहुत सारी पींगे भर ली हैं। चीन समझता है कि भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा जब चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर शायद भारत के ऊपर सैन्य दबाव भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आज जो समझौता साइन हुआ है, इसके बाद हमारी फौज, खासतौर से आर्मी और एयरफोर्स के लिए बहुत ही रिलीफ का एक मौका है, क्योंकि अब हमारे जो ग्राउंड पर जो कमांडर्स हैं, चाहे ब्रिगेड कमांडर हो, बटालियन कमांडर हो, कंपनी कमांडर हो, उनको मालूम है कि कहां कहां तक वो अपने लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग के दौरान जा सकते हैं। देखिए, जमीन पर क्या होता है, जमीन पर दूर दराज के जो क्षेत्र हैं एलएसी पर, वहां कैप्टन साहब होते हैं, मेजर साहब होते हैं, बच्चे होते हैं, कम उम्र होती है, उनको एक जेसीओ साहिबान और 30 या 40 जवान लेकर लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग पे जाते हैं। उनके लिए बहुत जरूरी है कि उनके पास जो नक्शा है, फौजी भाषा में हम उनको बोलते हैं क्वार्टर इंच मैप, 1 इंच मैप, एयरफोर्स में हम बोलते हैं 1:50,000 मैप, जिसमें डिटेल में कि कौन सा पत्थर इस तरफ है और कौन सा पत्थर उस तरफ है ड्रॉ की जाती है। तो आज की मीटिंग के बाद वो कार्रवाई चालू हो जाएगी, जिसमें जूनियर कमांडर्स को बहुत जल्दी ही ऐसे मैप मिलने शुरू हो जाएंगे कि उनको पता है कि वो किस पेड़ तक, किस पत्थर तक, किस रिवर नाले तक जाके अपनी पेट्रोलिंग कर सकते हैं बिना गलती से एलएसी को क्रॉस किए बगैर। जी अब शरदेंदु जी, 1962 के बाद देखा जाए तो 1967, 1975, 1987, 2017, 2020 और 2022 ये तमाम सारे ईयर हैं जो बताते हैं कि चीन ने कब कब हरकत करने की कोशिश की और कब कब उसने भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। अब इसे जैसा कि जिक्र कर रहे हैं यूके देवनाथ साहब कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में रशिया के पुतिन साहब इन्वॉल्व हुए और जैसा कि ब्रिक्स देशों के मंच पर एक बैठक हो रही थी तो एक विश्व में संकेत जाए और संकेत इसको लेकर जाए। और उन्होंने अपने स्टेटमेंट भी कहा है कि 3 महाशक्तियां मिल रही हैं, ये पूरे विश्व के लिए एक बेहतर संकेत है कि एशिया के अंदर शक्तियां निहित हो रही हैं। तो ये एक संकेत देने की कोशिश की गई है। लेकिन इसके पहले जो तमाम सारे सालों को मैंने गिनाया, ईयर्स को गिनाया, उसमें संकेत तो चाइना ने भी दिए और कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं दिए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, चाइना के अगेंस्ट जो हिंदुस्तान की पॉलिसी वो हमेशा सजग रहने की है। तमाम तरीके के देखिए, इंडो चीनी भाई भाई से इसकी शुरुआत हुई तो हम आज इस हालत में पहुंच गए कि हमारा जो आपस में गलवान वैली में स्कर्मिशेस हुए लेटेस्ट,
और जिसमें काफी लोगों की जाने भी गई, तो हम उस स्टेज पे आ रखे हैं। लेकिन ब्रिक्स का अगर आप महत्व समझें तो इसको आपको एक डिफरेंट तरीके से देखना पड़ेगा। देखिए, हिंदुस्तान, चाइना और रशिया इसके फाउंडर मेंबर रहे, और दो बड़े देश अगर आपस में इस तरीके के बॉर्डर डिस्प्यूट में उलझे रहेंगे और उनका क्लैश इस रीजन में बना रहेगा, तो ब्रिक्स के लिए वो अच्छा नहीं है। और ब्रिक्स में जिस तरीके से इसकी देखिए सदस्यता लेने में बाकी कंट्रीज में होड़ बनी हुई है, और इसकी सदस्यता को एक्सपैंड किया जा रहा, और इसके इश्यूज रीजनल कॉपरेशन से लेके स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन तक है। ये अल्टरनेटिव क्रिएट किया जा रहा है नेटो का। एक तरीके का नया बैलेंस ऑफ पावर वर्ल्ड में जनरेट हो रहा है, एक न्यू ऑर्डर जनरेट हो रहा है। तो अगर इसके फाउंडर मेंबर में ही इस तरीके के डिस्प्यूट रहेंगे तो शायद ये ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं चल पाएगा। और इसका जो अल्टीमेट एम है कि नाटो के पैरेलल एक ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा कर दिया जाए एशिया के अंदर, और नेटो के बराबर जो नए कंट्री इसके सदस्य बन जाएंगे तो इसमें तमाम तरीके के और कंट्री आते, तो एक पैरेलल वर्ल्ड क्रिएट होता है जो पूरी तरीके से नेटो का होगा। तो ये बड़ा उद्देश्य है, इसके तहत काम हो रहा है। जब इतने बड़े हेड ऑफ स्टेट जब मिलते हैं तो उनकी जो प्लानिंग होती है, जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं, पूरे ग्लोब को अफेक्ट करती है। तो इसके तहत काम हो रहा है। मैं इसमें इतने बड़े लेवल के बाद प्रैक्टिकल लेवल की बात करूंगा। जब हम पेट्रोलिंग की बात करेंगे तो हमें बड़े स्पेसिफिक पॉइंट पे जाना पड़ेगा। 1970 में जो 65 पेट्रोलिंग पॉइंट हमने डिसाइड किए थे, उनको हमें टेस्ट डाउन करना पड़ेगा, जहां तमाम तरीके के जो आपके पेट्रोलिंग पॉइंट का जो एलोंगेटेड रूट है। हम करते क्या थे, हम उस पेट्रोलिंग पॉइंट तक जाते थे, सारी चीजें ठीक होती थी, वापस आते थे। इस सिचुएशन को रिस्टोर करना होगा। ये किसी भी माने में एलएसी को नहीं दिखाता है। एलएसी का क्लेम दोनों तरफ से अपने अपने अलग बने हुए हैं। ये दिखाता है लिमिट ऑफ पेट्रोलिंग को। अगर इसकी शुरुआत हो जाती है और दोनों देश एग्री कर जाते तो एक बहुत बड़ा मुद्दा रिजॉल्व होगा, और दोनों देश इंडिया और चाइना रशिया के साथ मिलके ब्राजील और साउथ अफ्रीका जो इनके फाउंडर मेंबर हैं, एक ब्रिक को नई दिशा देंगे। इसमें कॉमर्स, ट्रेड, सिक्योरिटी, रीजनल कॉपरेशन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सारा कुछ इन्वॉल्व होता है। तो एक बहुत वेलकम स्टेप है, बहुत बड़ा। देखिए, एक ऐसे समय में कजान में ये सम्मेलन हो रहा है जबकि देखिए ईरान और इजराइल के टेंशन है, चाइना का इंडो पैसिफिक रीजन में इन्वॉल्वमेंट है, और रशिया और यूक्रेन का युद्ध देखिए डिफरेंट लेवल जा रहा है। तो एक वर्ल्ड ऑर्डर नया बनता है। इसी से वेस्टर्न वर्ल्ड जो नेटो कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनमें एक तरीके का शिमरिंग है। वो जानना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है, और इसके ग्राउंड को पुख्ता बनाने के लिए एक ग्राउंड वर्क किया गया है। मेरा मानना है कि डिप्लोमेसी ने एक बहुत अच्छा काम किया है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक बहुत ही बड़ा एक रोड ब्लॉक जो हो रखा था इतने समय से, उसको दूर किया है। अब टाइम है टैक्टिकल लेवल पे हमारे आर्मी टू आर्मी, कमांडर टू कमांडर लेवल पे इंटरेक्शन करके इसको आगे बढ़ाएं। ऐसा ना हो कि ये ब्रिक्स सम्मेलन तक ही सीमित रह जाए और जब हम वापस आए तो हमारी ग्राउंड पे सिचुएशन वही रहे। ऐसा ना तो मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि जब दो हेड ऑफ स्टेट किसी चीज के लिए एग्री करते हैं, और मेरा मानना है कि दोनों की देखिए म्यूचुअल मीटिंग भी होगी। शी जिनपिंग और हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री साहब मिलेंगे, चीजों को और बढ़ाएंगे, वो बात करेंगे ब्रिक्स की, लेकिन उसके कहीं ना कहीं बैकयार्ड पे म्यूचुअल रिलेशन, म्यूचुअल कॉपरेशन पे भी बात होगी, जिससे कि जो दो जायंट है एशिया के, वो मिलके ब्रिक्स को आगे बढ़ाएं और एक स्ट्रेंथनिंग करें। क्योंकि आप नेटो में जा नहीं सकते। नेटो एक अलग तरीके का ग्रुप है जिसमें ना तो एशियन कंट्री गए हैं ना अफ्रीकन कंट्री है। तो एक बहुत बड़ा चंक जो वर्ल्ड का है वो अछूता रह जाता है। एक सिर्फ हैव एंड हैव नॉट के तरीके से नेटो चल रहा है। यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन नेशन और कुछ अमेरिका के देश, वो अपनी एक इस तरीके की व्यवस्था बनाए कि कोई उसको टच नहीं कर रहा है। तो इससे पूरे विश्व में खलबली रहती है। हमेशा देखिए अमेरिका जो चाहता है एक तरीके का डिक्टेशन वर्ल्ड ऑर्डर को देता है। तो इसको चेक करने की कहीं ना कहीं जरूरत महसूस हो रही थी, कहीं ना कहीं चेक करने की जरूरत महसूस हो रही है। और देवनाथ जी, 1990 के दशक में अगर देखा जाए तो रूस, चाइना और भारत की नियमित बैठक होने की बात की गई थी। जिस तरीके से नाटो देशों का संगठन है, अब ब्रिक्स को एक मंच पर देखा जा रहा है। पहले भी 1990 में ये संकेत दिया था, हालांकि स्थितियां उस तरीके से नहीं बन पाई, चीज़ें उस तरीके से नहीं दिखाई दी, और टकराव भी आपस में देखे गए, खासकर चाइना और भारत में। अब फिर से एक संकेत देने की कोशिश की गई है। और लावरोव जो कि विदेश मंत्री हैं रूस के, उन्होंने एक बात और कही है। वो ये कहते हैं कि हम कोई पश्चिमी देशों को चैलेंज नहीं दे रहे हैं। तो क्या ये नाटो के खिलाफ एक ताकत दिखाने की कोशिश है, या आप संगठित तो हो रहे हैं
रूस इन सभी को इकट्ठा कर कर कुछ और देशों को भी शामिल किया गया है, एक मंच की ताकत तो दिखा रहा है, लेकिन एक संकेत और दे रहा है कि हम पश्चिमी देशों के खिलाफ नहीं हैं। ये क्या है? मनोज जी, ये शुरुआती दिनों से बहुत क्लियर था जब ब्रिक्स को गठित किया जा रहा था और जितने फाउंडिंग मेंबर्स थे कि ब्रिक्स में कोई भी मिलिट्री एंगल नहीं होगा, जैसा कि पहले वार्सा पैक्ट में था या अभी नेटो कंट्रीज के बीच में है। ब्रिक्स जो है महज एक ऐसा संगठन होगा जिसमें ब्रिक्स के जितने मेंबर्स हैं सब आपस में एक दूसरे की उन अच्छाइयों को डालेंगे जिससे कि वो एक साथ मिलकर विश्व अपने को प्रगति के पथ पर ले जाएंगे। ब्रिक्स का जो माहौल है वो कैसा है मैं आपको बता दूं। शेयरिंग ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, ट्रेड को बढ़ावा देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपसी रजामंदी से सब जगह पर जो आतंकवादी कार्रवाइयां हो रही हैं, आतंकवाद उसको कंट्रोल में लाना। इसके बाद अगर आगे बढ़ सके तो एक दूसरे को ट्रेड, इंडस्ट्री, कारखाना बनाने में सहयोग देना। ब्रिक्स के चार्टर में कहीं पे भी अभी तक मेरे ख्याल से जानबूझ के ये व्यवस्था की गई है कि फौजी बातों पर या द्विपक्षीय जो झमेले हैं उनको बाहर रखा गया है। मेरे ख्याल से एक सही भी है क्योंकि आने वाले दशकों में आप देखेंगे जैसे वार्सा पैक्ट निरस्त हो गया। जी, लगता है कि देवनाथ जी के फ्रेम में कुछ तकनीकी परेशानी आ रही है। शरदेंदु जी, जी देवनाथ जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है कि ब्रिक्स को जिस तरह से फाउंडिंग मेंबर्स ने सृजन किया था, हम ब्रिक्स को दुनिया भर की जो मिलिट्री कंपटीशन है उससे दूर रखें। इसका वजह मैं बता दूं, देखिए जो दूसरे मेंबर हैं, चाहे ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, भारत भी है, हम दुनिया में किसी को दबाना नहीं चाहते फौजी ताकत का इस्तेमाल करते हुए। इसी तरह से आस्ते आस्ते वो समय आ गया है कि रूस भी दुनिया भर में, यूक्रेन का अगर छोड़ दें तो दुनिया भर में रूस भी अब अपनी फौजी ताकत को, अपनी फौजों को दुनिया भर के सब देशों से वापस बुला रहा है। चीन एकमात्र ऐसा देश है जो कि फौजी ताकत के बल पर अभी तक ताइवान के साथ और जापान के साथ और अमेरिका के साथ भिड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आने वाले दशकों में आप देखेंगे कि चीन भी शांत हो जाएगा। जी, आने वाले समय में देखते हैं कि चीन शांत होता है कि नहीं होता है। शरदेंदु जी, मैं लावरोव की बात कर रहा था, वो ये कह रहे हैं कि ब्रिक्स का मतलब किसी से संघर्ष करना नहीं है, इसमें पश्चिमी देश शामिल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके विरोधी हैं, और ब्रिक्स का मकसद अपने जियोग्राफी, साझा इतिहास और आसपास होने का लाभ उठाना है। तब जबकि रूस लगातार नाटो के खिलाफ लड़ रहा है, नाटो के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, उनके खिलाफ संकेत दे रहा है, और नाटो देश रूस के खिलाफ लगातार यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। हालांकि भारत के ऊपर भी उसका सदस्य देश शामिल होने का दबाव बन रहा है, लेकिन भारत इन पक्षों से फिलहाल दूर है। लेकिन ये जो संकेत विदेश मंत्री रूस लावरोव दे रहे हैं वो क्या है, उनके कहने का मतलब क्या है? डिप्लोमेटिक तो नहीं है? जी हाँ, जैसा आपने बताया सर्गेई लावरोव जो बोल रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा एलिमेंट डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल स्टेटमेंट का है। जब आप डिप्लोमेटिक लैंग्वेज बोलते हैं तो उसमें इस तरीके की भाषा, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल होता है। कोई भी डिप्लोमेट ये नहीं बोलेगा कि आज की डेट में यहाँ पे मिलिट्री एग्रेशन या लड़ाई की स्थिति पैदा हो रही है। वो अंत तक कोशिश करते हैं कि इन सारी शब्दावली का इस्तेमाल ना किया जाए। तो सर्गेई लावरोव का जो स्टेटमेंट है वो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है, लेकिन इसके हार्ट में जो बैठता है वो रीजनल सिक्योरिटी है, इंटरनल कॉपरेशन है, और साथ में एक तरीके का सिक्योरिटी एनवायरनमेंट प्रदान करता है उन मेंबर्स कंट्रीज को जो इसके मेंबर होने जा रहे हैं। देखिए, आज की डेट में आपको एक चीज एनालाइज करनी पड़ेगा कि विश्व में जो युद्ध चल रहे हैं वो युद्ध चल रहे हैं वॉर ऑफ अनइक्वल्स। एक बहुत शक्तिशाली है, दूसरा नहीं शक्तिशाली है। रशिया शक्तिशाली, यूक्रेन मदद से आज की डेट में युद्ध में बना हुआ है। इसराइल टेक्नोलॉजी और एयर डिफेंस और एयर स्ट्राइक की मदद से हमास, हिजबुल्लाह और नॉन स्टेट एक्टर पे स्ट्राइक करा। बराबर की लड़ाई नहीं है। तो ये छोटे देश आखिर जाएंगे कहां? कंट्री टू कंट्री जो रिलेशन होता है, जो छोटे कंट्री उनका सबसे बड़ा मुद्दा होता है सिक्योरिटी। उनको सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा? इसीलिए तमाम तरीके से नाटो का प्रोलिफरेशन हुआ। 1993 में ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी एक हुआ तो ये कहा गया था कि
वेस्ट ईस्टवर्ड नाटो नहीं बढ़ेगा। लेकिन सारे लोग, अमेरिका ने माना नहीं, बाकी लोग भी इसके मेंबर बने और वो रशिया के डोर स्टेप तक आ गया और उसके बाद भी यह सिलसिला जारी रहा। अब ब्रिक्स का ट्रेंड है। ब्रिक्स में तमाम तरीके के छोटे कंट्री जो अपने आप को सिक्योर इनसिक्योर महसूस करें वो इसका मेंबर बन सकते हैं। और एक पर्दा दिया गया, एक तरीका का डिप्लोमेटिक आपको प्रोजेक्शन दिया गया है कि ये म्यूचुअल कॉपरेशन है, रीजनल चीजों को बढ़ाया जाएगा, कॉपरेशन होगा, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और तमाम तरीके। लेकिन अल्टीमेट जब ये सारे मेंबर बन जाएंगे तो एक पैरेलल वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट किया जा रहा है। इसका अल्टीमेट एम नाटो के समकक्ष खड़ा होना है। ये इनका, मेरा मानना है कि आगे आने वाले दिनों में ऐसा होगा और साथ में ये उन सारे कंट्रीज को सुरक्षा देगा, एक प्लेटफॉर्म देगा जिनकी बात आज की डेट में सुनी नहीं जा रही। अब हमारे प्रधानमंत्री साहब कई बार बोल चुके हैं कि वर्ल्ड को हैव नॉट में नहीं बांटा जा सकता, ईस्ट वेस्ट में नहीं बांटा सकता, नॉर्थ एंड साउथ कॉरिडोर बनाने की बात करते हैं। तो इन सारे कंट्रीज को कहां प्लेटफॉर्म मिलेगा, उनका क्या एसोसिएशन होगा? अगर ब्रिक्स इसी तरीके से बढ़ता रहा तो जो नाटो के कंट्री छोड़ दे तो बाकी के बाहरी सारे कंट्री आज की डेट में एलिजिबल होते हैं ब्रिक्स का मेंबर होने के लिए। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप इमर्ज होके आ रहा है। एक विजन की जरूरत है, एक डायरेक्शन की जरूरत है और एक तरीके से उनको अपने आप में समाहित करने की जरूरत है। तो ये मैं मानता हूं कि एक, अगर लड़ाई हर चीज का सलूशन नहीं है, सारे लोग मानते हैं, लेकिन एक सुरक्षा की भावना देना सबके लिए जरूरी है। छोटे कंट्रीज को अगर ये फील होता है कि वो सुरक्षित है और उनके ऊपर कोई बड़ा देश नहीं आके आक्रमण कर सकता या अपनी हेजमनी या अपने टर्म्स डिक्टेट करेगा, तो वो नेचुरली ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहेंगे। और आज की डेट में वर्ल्ड ऑर्डर में हो क्या रहा है, अमेरिका पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी घटना होती है उसका डायरेक्ट इंटरफेरेंस या उसके पास इंटेलिजेंस होती है। वो मन करता वो इंटरफेयर करता है, मन करता वो इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन आज की डेट में उसका कंसर्न ग्लोबल है। हर एक कंट्री जो आज की डेट में ब्रिक्स में अगर मेंबर है या आगे बढ़ेंगे, उनकी वो कैपेबिलिटी इंडिविजुअली नहीं है, लेकिन एज ए ग्रुप जब आप इसका मेंबर बनते हैं तो आपका फुटप्रिंट पूरे वर्ल्ड में इसी तरीके का फुटप्रिंट आएगा और बिल्कुल आप इसी अपनी तरह का बात को मनवाने के फुटप्रिंट लिए भी आ रखेंगे। जाएगा। देवनाथ जी मेरे साथ मौजूद हैं। देवनाथ जी, एलएसी पे जो अब 2020 के पहले की स्थिति निर्मित होने की बात कर रही है, उसमें जयशंकर ने एक बहुत सधा हुआ स्टेटमेंट दिया है विदेश मंत्री ने। वो ये कहते हैं कि हमारी जो एक मजबूत कूटनीति है और धैर्य है, उसका ये नतीजा है। कहीं ना कहीं वो संकेत यूक्रेन और रूस को भी दे रहे हैं, वो इजराइल और ईरान हिजबुल्लाह को भी दे रहे हैं कि धैर्य और मजबूत दृढ़ शक्ति अगर है आपकी, कूटनीति है आपकी, तो आप इन चीज़ों से पार पा सकते हैं। और अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो वही स्थिति होगी जो इस वक्त आपकी हो रही है। देवनाथ जी। जी हाँ, ये समझना पड़ेगा कि भारत ने काफी जगह पर अपने को एक लीड एग्जाम्पल बनाया हुआ है। ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी वरन हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी ने भी रूस और यूक्रेन के युद्ध में अग्रणी भाग लेते हुए उभय पक्ष को समझाया है कि बातचीत के जरिए वो इस समस्या का समाधान करें। अभी जो हमास और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है, अब जो युद्ध लगता है इजराइल और ईरान के बीच में परिणित हो सकता है, वहां पर भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी नेतन्याहू के साथ 1-to-1 हैं और ईरान के जो नए नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट हैं पेजेश्किन, उनके साथ हम लोग एक साथ 1-to-1 बात कर रहे हैं। इसका एक रीजन है कि भारत एक नया तरह का मॉडल जो वर्ल्ड डिप्लोमेसी है उसको सामने ला रहा है, जिसमें कि जोर जबरदस्ती कम और बातचीत से, आपसी सहयोग से आगे बढ़ने की बात की जा रही है। दुनिया के चाहे कमजोर देश हों चाहे मजबूत देश हों, सबको समझना पड़ेगा कि कमजोर देश मिलकर मजबूत देशों के विरुद्ध ना जाएं, इसी तरह से मजबूत देश हैं वो आपस में ना भिड़ें। आज वो समय आस्ते आस्ते, बिल्कुल आपने सही कहा, आज वो समय आ गया है और शायद हर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि देश में अगर कोई दो देश आपस में लड़ रहे हैं तो हर पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, पूरे विश्व की बाजारों की स्थिति खराब हो रही है, वहां के सेंसेक्स लगातार गिर रहे हैं और इसका असर हर कहीं देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मैं करूंगा अपने तमाम मेहमानों का जो मेरे साथ बने हुए थे, जो इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बड़े विषय की, और वो विषय है प्रदूषण। यमुना में प्रदूषण का हाल हम ही जान चुके हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण भी बेहद खराब स्थिति में है, यानी कि दिल्ली वाले जल और वायु दोनों से परेशान हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने के बाद
CAQM यानी कि वायु